गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएसटी में चैप्टर 3 चल रहा है, जिसका 7वां वीडियो आज देखेंगे। बीमार इकाइयों और निजी क्षेत्र के लिए एक समान नीतियाँ। सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमार इकाइयाँ थी और निजी क्षेत्र के लिए सरकार ने एक समान नीतियाँ बनाई। सभी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को यह निर्णय करने के लिए सौंपा जाता है ताकि उनका पुनर्गठन किया जाए या फिर उन्हें बंद कर दिया जाए। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग घाटे में चल रहे थे, लॉस में चल रहे थे, उनको वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा, ये देखने के लिए कि क्या उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है। जो इकाइयाँ पुनर्जीवित की जा सकती हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, और जो पुनर्जीवित करने के हालात में नहीं है उन इकाइयों को बंद कर दिया जाए। बोर्ड ने कुछ मामलों में ऐसी इकाइयों को पुनः सक्रिय करने और पुनर्स्थापना की योजना का पुनरावलोकन किया है तथा कुछ को बंद करने का निर्णय लिया है। वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने जो इकाइयां पुनर्जीवित होने की स्थिति में थी उनको पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया, और जो पुनर्जीवित होने की स्थिति में नहीं थी उनको बंद करने का निर्णय लिया। कर्मचारियों में इन इकाइयों को बंद करने के संबंध में भारी विरोध है। सरकार ने राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष का गठन किया है, जिसका उद्देश्य है सेवानिवृत्त औद्योगिक मजदूरों को सेवा में लगाए रखना अथवा उन्हें दोबारा रख लेना, तथा जो कर्मचारी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें क्षतिपूर्ति का भुगतान करना। जब ये बात आई कि कुछ इकाइयों को बंद किया जाएगा, तो उनमें काम करने वाले कर्मचारियों ने उसका भारी विरोध किया। विरोध क्यों किया? क्योंकि उनको बेरोजगार होने का डर था। तो सरकार ने एक नीति बनाई कि इन कर्मचारियों को दूसरे उद्योग में काम पर रखा जाए, इनको हटाया नहीं जाए। इसके लिए कोष का निर्माण किया गया, और जो कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाह रहे थे, जो कर्मचारी अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ना चाह रहे थे, उनको क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था की। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम बीमार उपक्रम हैं तथा उनके खातों में इतनी हानि इकट्ठा हो चुकी है कि उन्हें फिर से सक्रिय करना कठिन है। सार्वजनिक क्षेत्र के कई ऐसे उद्योग थे जो बहुत ज़्यादा बीमार थे। बीमार का मतलब, उद्योग बीमार होते हैं क्या? बीमार का क्या अर्थ है? बीमार का अर्थ है ऐसे उद्योग जो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा उनको चलाने में कर्जबार हो गया था, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। तो ऐसे उद्योगों को पुनः सक्रिय करना एक कठिन कार्य था, इसलिए उनको बंद करने का फैसला लिया गया। सार्वजनिक वित्त के भारी दबाव में होने के कारण केंद्रीय और राज्य सरकारें भी उन्हें आर्थिक अधिक दिन तक जीवित नहीं रख सकती थी। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी ऐसे बीमार इकाइयों को अधिक दिन तक जीवित नहीं रख सकती थी, क्योंकि लॉस इतना हो गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास भी वित्त का अभाव पड़ गया था। ऐसी स्थिति में सरकार के पास कर्मचारियों और श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के पश्चात इन इकाइयों को बंद करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ऐसी इकाइयाँ जो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी, उनके कर्मचारियों को सुरक्षित करने के अलावा, सुरक्षित करने का अर्थ है उनको दूसरी जगह एडजस्ट किया जाए या फिर उनको पर्याप्त पेमेंट देकर सेवानिवृत्त किया जाए। इसके अलावा सरकार के पास में दूसरा विकल्प नहीं था। ऐसी इकाइयों को बंद कर दिया जाए। बंद करने के पश्चात इनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष के पास स्वैच्छिक पृथक्करण
ग्रहण योजना अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। अगर सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाती है तो भी इतना कोष नहीं था कि सबको एक साथ भुगतान किया जा सके। आगे देखिए, समझौता विवरणिका। समझौता विवरणिका प्रणाली के माध्यम से निष्पादन में सुधार किया जा सकता है। निष्पादन का अर्थ क्या है? उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके अनुसार प्रबंधन को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है, परंतु साथ ही उसे निर्धारित परिणामों के लिए उत्तरदायी भी ठहराया जाता है। इसके लिए प्रबंधन को, जो प्रबंध करने वाले लोग हैं, उनको अधिक स्वायत्तता, अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है निर्णय लेने की। लेकिन अगर परिणाम अनुकूल नहीं आते हैं तो उनको जिम्मेदार, उनको उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिचालन की स्वायत्तता प्रदान की गई। तो प्रबंधकों को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई, लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर उनको उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है, ऐसा भी विकल्प रखा गया। यह ज्ञापन किसी सार्वजनिक क्षेत्र की विशेष इकाई और उसके प्रशासनिक संचालन के लिए और आपसी संबंधों एवं स्वायत्तता के लिए परिभाषित करता है। तो इस समझौता विवरणिका तैयार की गई कि प्रबंधकों को पर्याप्त स्वायत्तता, स्वतंत्रता प्रदान की जाए। स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद भी अगर परिणाम नहीं आते हैं तो ऐसे प्रबंधकों को उस परिणाम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब आगे देखिए, भूमंडलीय उपक्रम। भूमंडलीय उपक्रम हमने पहले इसकी परिभाषा देखी थी कि ऐसा उपक्रम जिसकी शाखाएं विभिन्न देशों में स्थित होती हैं वो भूमंडलीय उपक्रम कहलाता है। भूमंडलीय उपक्रम कहें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहें, एक ही बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मतलब जिन कंपनियों की शाखाएं बहुराष्ट्र, कई राष्ट्रों में स्थित होती हैं, उनको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विशाल निगम हैं जिनका कारोबार अनेक देशों में फैला हुआ है। इनकी विशेषताएं हैं उनका विशाल आकार, उत्पादों की बड़ी संख्या। इनका आकार क्या होता है? विशाल होता है, बड़ा होता है, बड़ी मात्रा में यह उत्पादन किया जाता है। ये कंपनियां कई तरह के उत्पाद तैयार करती हैं। उन्नत तकनीक, इनके पास टेक्नोलॉजी उन्नत किस्म की होती है, बहुत अच्छी होती है। विपणन की रणनीतियां, माल के उत्पादन के बाद माल को कहाँ बेचना है, किस प्रकार पैकिंग करनी है, कितना मूल्य निर्धारित करना है, ग्राहकों को कौन कौन सी सेवाएं देनी है, तो ये विपणन नीतियां भी इनकी प्रभावशाली होती हैं। और पूरे विश्व में फैला व्यवसाय, इन कंपनियों का व्यवसाय लगभग पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फैला होता है। इस प्रकार से भूमंडलीय उपक्रम में भूमंडलीय उपक्रम वे विशाल औद्योगिक संगठन हैं जिनकी औद्योगिक और विपणन क्रियाएं उनकी शाखाओं के तंत्र के माध्यम से अनेक देशों में फैली हुई हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये भूमंडलीय उपक्रम की परिभाषा है।
भूमंडलीय उपक्रम की वे विशाल औद्योगिक संगठन हैं जिनकी औद्योगिक और विपणन क्रियाएं उनकी शाखाओं के तंत्र के माध्यम से अनेक देशों में फैली हुई हैं। ये कंपनियां अनेक क्षेत्रों में व्यवसाय करती हैं, अनेक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं तथा इनका व्यवसाय अनेक क्षेत्रों में फैला होता है। अनेक प्रकार के उत्पादन करती हैं और उत्पादन भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। ये एक या दो उत्पादों से अधिकतम लाभ कमाने के स्थान पर अपनी शाखाओं का पूरे विश्व में विस्तार करती हैं। ये कंपनियां, ये उपक्रम एक या दो उत्पादों से अधिक लाभ कमाने की अपेक्षा पूरे विश्व में अपनी शाखाओं का विस्तार करती हैं। इनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। सन 1998 में 200 शीर्षस्थ निगमों की कुल बिक्री दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद के 28.3% के बराबर थी। 1998 में 200 ऐसी कंपनियां जिनका उत्पादन दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद के 28.3 यानी लगभग 28 मान लें, 29 मान लें, इसके बराबर था। जितना भी उत्पादन पूरे विश्व में हो रहा था उनमें से 28-29% इन 200 कंपनियों का उत्पादन था। इससे यह स्पष्ट है कि 200 शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व अर्थव्यवस्था के 1/4 से भी अधिक उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। अगर ये कंपनियां नहीं होती तो 28% उत्पादन, लगभग 1/4 उत्पादन कम होता। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां 200 बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के कुल उत्पादन में से 1/4 उत्पादन पर अपना नियंत्रण रखती हैं। जाहिर है कि अपने पूंजीगत संसाधनों, नवीनतम तकनीक और ख्याति के कारण विश्व अर्थव्यवस्था पर भारी कब्जा किए हुए हैं। यानी विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था पर इनका नियंत्रण बहुत अधिक है। इसी के कारण वे किसी भी उत्पाद को विभिन्न देशों में बेच सकते हैं। इनमें से कुछ निगम प्रकृति से थोड़ा अनुचित लाभ उठाने वाले भी हो सकते हैं, जो उपभोक्ता वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं को बेचने पर अधिक ध्यान देते हैं तथा विकासशील देशों के लिए सदा वांछनीय नहीं होती। इनमें से कुछ उपक्रम ऐसे भी हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं को बेचने पर अधिक ध्यान देते हैं, जो कि कई देशों के लिए वांछनीय नहीं है। विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं? ऐशो आराम की वस्तुएं जिनके बिना भी काम चलाया जा सकता है, वो वस्तुएं कहलाती हैं ऐशो आराम की वस्तुएं। हर घर में 4 मेंबर हैं, चारों के पास में गाड़ियां हैं। क्या जरूरत है? तो ये क्या है? विलासिता की वस्तु। घर में 4 मेंबर हैं, 4 रूम में टीवी लगे हुए हैं। ये क्या है? विलासिता, ऐशो आराम। तो जो गरीब देश हैं उनके लिए ऐशो आराम, विलासिता की वस्तुएं वांछनीय नहीं है। कल देखेंगे हम भूमंडलीय उपक्रम की विशेषताएं। आज इतना ही। ओके, थैंक्स।